हेलो एवरीवन। आज की कहानी है महफूज बुढ़ापा। बहुत दिनों से ममता जी के दोनों पैरों में बहुत दर्द रहता है। गठिया की समस्या होने के कारण पैरों से चलने में बहुत कष्ट हो रहा था। पहले ही एक पैर में गठिया के कारण पैर पूरी तरह सूजा हुआ रहता है और बराबर दर्द रहता है, जिस कारण ममता जी हमेशा ही लंगड़ लंगड़ कर चलती थी और अब दूसरे पैर में भी दर्द शुरू हो गया। इसके लिए वो अपने बेटे बहू से जब भी अच्छे डॉक्टर से दिखवाने की बात करती कि बेटा मुझे एक पैर से चला नहीं जाता और दूसरी पैर में भी बहुत दर्द रहता है, पूरी दिन दर्द से मेरी आंसू निकलते रहते हैं, अपने दिनचर्या के काम भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ। पड़ोस के मुकेश की माँ बता रही थी कि पास के शहर में गठिया के इलाज के एक कैंप लगा हुआ है। अच्छे अच्छे डॉक्टर आए हैं। सुना है भैलोर से भी डॉक्टर आए हैं, तो तुम भी मेरी पैरों का इलाज करवा दो। कितने दिनों से कोई भी इलाज नहीं हुआ है। ममता जी इतना बोल ही पाती है कि फोन पर बात कर रही उनकी बहू निरुपमा चिड़चिड़ाते हुए कहती है, दिख नहीं रहा है, मैं फोन पर बात कर रही हूँ और आपका बेटा अपने लैपटॉप में काम कर रहे हैं, तो किसको आप अपनी यह फालतू की बकवास सुना रही हैं? हमारे पास आपके फालतू की बकवास सुनने का बिल्कुल भी समय नहीं है। आपका तो रोज ही कुछ न कुछ होता ही रहता है। कभी यह कर दो तो कभी वह कर दो, तो कभी यहाँ दर्द है तो कभी वहाँ। हम क्या यही सब करने के लिए बैठे हैं? जाइए चुपचाप से अपने कमरे में बैठ जाइए। कुछ नहीं होगा आपके लंगड़े पैरों का। और आपको चलना ही कितना है? कौन सा आपको घर का काम करना है या कहीं कमाने जाना है? बेड से उठकर बाथरूम जाने तक तो ठीक ही है आपके पैर। अब इस बुढ़ापे में करना ही क्या होता है? निरुपमा चिल्लाते हुए बोली, अब जाइए भी यहाँ से, बिना मतलब दिमाग खराब करती हैं। ममता जी आशा की निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखती है कि शायद बेटा उन पर दया दिखाकर कुछ कहे, लेकिन बेटा भी कहता है, क्या माँ, आपको तो घर में रोज रोज कलह करने की आदत पड़ गई है। शांति से घर में बैठी नहीं रह सकती हो। सुबह शाम रोटियां खाने को मिल रही है, खाइए और भगवान का नाम जपिए, लेकिन नहीं, हम सबको बीच में आकर डिस्टर्ब करना है। निराशा मन से ममता जी वापस से अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ जाती है। बैठे बैठे सोच रही है कि मैं क्या किस्मत पाई हूँ। एक तो इस बुढ़ापे में मेरे जीवन साथी मेरा साथ छोड़कर चले गए, ऊपर से बहू बेटा भी ऐसे ही है जिनको अपनी बूढ़ी माँ की फिक्र ही नहीं है। चाहे वह कैसे भी रहे, कितने भी तकलीफ सहन करती रहे, कितना भी दर्द में क्यों न हो, किसी को दिखाई नहीं देता है। दोपहर को बहू बेटा तैयार होकर के घूमने जा रहे थे। बेटा एक प्लेट में खाना परोस के अपने माँ के सामने दे देता है और कहता है, हम दोनों घूमने जा रहे हैं, रात तक आएंगे। एक प्लेट और खाना रखी है रसोई के दरवाजे के बाहर, वह आपके रात के लिए है, अभी मत खा लेना। बेटे के बाहर जाने की बात सुनकर ममता जी झट से अपनी बेड से उठती हैं और अपने खूंटी पर टंगे हुए झोले में तलाशने लगती हैं। झोले से वह एक दर्द में लगाने वाली तेल की शीशी निकालती है, जो पूरी तरह से खाली हो गई है। बेटे के पास लाकर कहती है, बेटा तुम बाहर जा रहे हो तो मेरे यह दर्द की तेल लेते आना, खत्म हो गई है। इस तेल को लगाने से थोड़ी दर्द में राहत होती है, बहुत दिनों से खत्म हो गई है। तुमसे कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन आज जा रहे हो तो ध्यान से लेते आना। बहू निरुपमा तेल की शीशी को उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देती है और कहती है, हमारे बाहर जाने के नाम से ही खर्च बताने लगती है आप। अरे कुछ दिनों तक पैर तेल नहीं लगाएंगी तो मर थोड़ी न जाएंगी। थोड़ा बहुत दर्द होगा तो सह लीजिए, बुढ़ापे पर तो दुख तकलीफ लगी ही रहती है। बेटा कहता है, माँ, एक पैर से चला नहीं जाता और दूसरी पैर में इतना दर्द होता है, लेकिन फिर भी चैन से नहीं बैठ सकती है आप। पूरा दिन घर में इधर से उधर टहलते रहती हो। अरे खुद तो कुछ काम धाम करती नहीं हो, बस खर्च ही खर्च बताते रहती हो।
लेकिन कम से कम हमें तो अपनी काम करने दो, चुपचाप से अपने कमरे में बैठे रहिए। इतना कहकर के बेशरम की तरह दोनों घूमने के लिए निकल गए। बेटी बहू के जाने के बाद ममता जी की बेटी रूपाली उसी दिन घर आ जाती है। रूपाली को अपने माँ के दयनीय हालत की बिल्कुल भी भनक नहीं है, क्योंकि भैया भाभी उसके सामने तो उसकी माँ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। जब कभी वह 2-4 दिन के लिए अपने मायके रहने आती है, तब उसके भैया भाभी अपनी माँ को अच्छे से खाना भी खिलाते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं, जिस वजह से वो अपने माँ की तरफ से पूरी तरह से बेफिक्र थी। हालांकि 2 साल पहले उसके पिता गुजर गए थे, अब माँ अकेले रह गई, तो उसे अपनी माँ की ज्यादा चिंता रहती है। इसलिए आज वह अचानक से अपने माँ से मिलने के लिए आ गई। बहुत दिनों से उसे अपने माँ की याद आ रही थी, इसलिए बिना बताए ही आ गई। वैसे तो हमेशा फोन करके आती थी। घर के दरवाजे से वह माँ माँ की आवाज लगाती हुई अंदर आती है। माँ की आवाज ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वह तो चुपचाप से अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठी थी। बहू ने कमरे से निकलने से मना कर दिया था। घर के सारे दरवाजे पर, यहाँ तक कि रसोई घर पर भी ताला लगा हुआ था। रसोई के बाहर एक प्लेट में ढकी हुई खाना रखी थी, जो ममता जी के लिए बहू बेटा शाम के लिए रख के गए हैं। कहीं से कोई आवाज नहीं आती है तो भैया भाभी को आवाज देती हुई दरवाजा खटखटाती है। रूपाली को थोड़ी घबराहट हो जाती है कि घर का मेन दरवाजा तो खुला हुआ है, लेकिन अंदर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई आवाज दे रहा है। फिर वह अपने माँ के कमरे के पास जाती है। खिड़की से जाकर देखती है तो माँ तो कमरे में ही लेटे हुए हैं। वह आवाज देती है, लेकिन ममता जी की आंख लग गई थी। बेटी घबरा जाती है कि आखिर माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। वह जोर जोर से दरवाजा बजाती है तो हड़बड़ा कर ममता जी उठती हैं। उन्हें लगता है बेटा बहू वापस आ गए हैं। घबराते हुए दरवाजा खोलती है, सामने बेटी को देखकर खुश हो जाती है। उसी के साथ साथ ही उनके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। अपनी माँ के चेहरे को देखकर रूपाली समझ जाती है कि मेरी माँ तकलीफ में है, कोई ना कोई बात जरूर है। क्या हुआ माँ, कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो आप मुझे बताओ। और भैया भाभी कहाँ है? वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? एक के बाद एक कई सवाल रूपाली अपने माँ से पूछ लेती है। हाँ बेटा, वह दोनों घूमने गए हैं, रात तक आएंगे। और तुम अचानक से कैसे आ गई? तुमने बताया भी नहीं कि आने वाली है। हाँ माँ, बहुत दिनों से तुम्हारी याद आ रही थी। 2 दिन सपने में भी दिखाई दी तुम। मन में कुछ बेचैनी सी हो रही थी, तो सोचा एक बार तुम्हें देख कर आती हूँ। इधर आए तो कोई दिखा ही नहीं, भैया भाभी भी नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो? कोई बात है जो मुझे बताना चाहती हो? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए ममता जी कहती हैं। रूपाली जिद करने लगती है। नहीं माँ, आपको बताना ही पड़ेगा, क्या बात है? मैंने आज से पहले तो आपकी आंखों में कभी इस तरह के आंसू नहीं देखे थे। ममता जी बहाना बनाती हैं। वो मेरी आंखों में दर्द हो रहा ना, इसलिए आंसू निकल रहे हैं। चलो, आंखों में दर्द होता है तो एक आंख से आंसू निकलता है, लेकिन दोनों आंखों से आप क्यों रो रही हैं? अपनी बेटी के सामने ज्यादा देर तक अपने दर्द को ममता जी छुपा नहीं पाती है और सब कुछ बता देती है कि बेटी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। एक पैर से तो पहले ही चला नहीं जाता और अब दूसरे में भी दर्द शुरू हो गया है। बेटा किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर तो दूर की बात, एक छोटी सी तेल की शीशी भी नहीं लाता है। कहता है कि आपको तो घर में ही रहना है, कौन सा घर का काम करना है। अब इस बुढ़ापे में मैं क्या करूं? पूरी जिंदगी तो किया है। शहर में गठिया की इलाज करने का एक कैंप लगा है। बेटी बहू से कही तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। मुझे तो डर यह लगता है कि बेटा, जब तक मैं चल पा रही हूँ मैं अपने काम खुद से कर लेती हूँ, और जिस दिन मेरा चलना बंद हो गया तो मैं पूरी तरह से बहू बेटों पर आश्रित हो जाऊंगी। फिर तो मेरे लिए जीते जी नरक हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक जिंदगी लगी है तब तक अपने पैरों पर चलती रहूं और अपने शरीर के काम धाम खुद से करती रहूं। मुझे बहू बेटों पर आश्रित ना होना पड़े। आज मैं आर्थिक रूप से बहू बेटों पर आश्रित हूँ तो मेरी यह दशा है।
बेटा एक दवाई या तेल भी लाकर नहीं देता है। कल अगर मैं शारीरिक रूप से भी उन पर आश्रित हो गई तब तो मेरी दुर्दशा हो जाएगी। यही सोच कर परेशान रहती हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर रूपाली की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, माँ, यह सब बातें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अभी 3 महीने पहले तो आई थी आपके पास। मुझे तो लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। क्या बताती बेटा तुम्हें? तुम्हारे सामने तो बहू बेटा हमसे अच्छी तरह व्यवहार करते हैं। अगर तुमसे कुछ कहती तो बहू को लगता कि अपनी बेटी से हमारी शिकायत कर रही है, इसलिए मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। और फिर तुम भी संयुक्त परिवार में रहती हो, तुम्हारी भी तमाम जिम्मेदारियां हैं। मैं तुम्हें अपनी तरफ से परेशान नहीं करना चाहती थी। आपने मुझे इतना पराया समझ लिया माँ कि मैं आपके दुख तकलीफ में भी काम न आऊं। ससुराल की जिम्मेदारियां अपनी जगह हैं, लेकिन अगर मेरी माँ तकलीफ में है तो यह भी मैं नहीं सह सकती। पिताजी चले गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको देखने वाला कोई नहीं है। मैं हूं ना आपको देखने के लिए। और भैया भाभी ने आपके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। उन्हें इसका परिणाम भुगतना ही होगा। मैं उनको उनकी किए की सजा जरूर दूंगी। जो उन्होंने आपको सिर्फ एक कमरे में बंद करके रख दिया है, आपकी दुख तकलीफ उन्हें दिखाई नहीं देती। रूपाली और ममता जी एक दूसरे के गले लगकर खूब रोती है। अरे मेरी माँ तो ऐसी सामाजिक स्त्री है जिनका समाज में बहुत नाम है। हमेशा दूसरों की मदद करने वाली है। कभी किसी के लिए उन्होंने बुरा नहीं सोचा। और भैया भाभी ने पिता के जाने के बाद आज मेरी माँ की ऐसी हालत कर दी कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। वैसे तो रूपाली अपनी माँ को घंटे भर के लिए देखने आई थी, लेकिन अब वह अपने ससुराल में फोन करके कह देती है कि वह हफ्ते भर तक अभी अपने मायके में ही रहेगी। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। रूपाली अपनी माँ की तिल की खाली शीशी लेकर पास के मेडिकल स्टोर में जाकर उसे ले आती है। और रात को जब ममता जी को भूख लगती है तो बेटी रसोई के दरवाजे के बाहर रखी खाना ले आती है। खाना ठंडी हो चुकी थी। वो उसे गर्म करना चाहती थी, लेकिन रसोई में तो भाभी ताला लगा कर गई है। रात के 10 बजे तक बेटा और बहू घर वापस आते हैं। घर में जब वह अपनी बहन रूपाली को देखते हैं तो दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। रूपाली को देखकर दोनों ही सकपका जाते हैं। हड़बड़ाते हुए बेटा कहता है, अरे रूपाली, तुम बिना बताए कैसे आ गए? क्यों भैया, बताकर आने से आपको कुछ तैयारी करनी होती है क्या? आज बिना बताए आने से मैंने जो देखा वो बताकर आने से मैं कभी नहीं देख पाती। क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? भाभी चिड़ी हुई कहती है, मेरे कहने का क्या मतलब है आप समझ ही रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमेशा मैं आपको बताकर आती हूँ तो आप मेरी आंखों के सामने माँ की देखभाल करने का झूठा नाटक करती हैं। लेकिन आज बिना बताए आई हूँ तो सारी बात खुल गई है तुम्हारी कि तुम दोनों माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? रसोई में ताला डाल कर गए हो। माँ के घर में ही उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया है। जब बहू और बेटा को लगता है कि उनकी बहन को उनकी सच्चाई के बारे में सब पता चल गया है तो फिर वह सोचते हैं जब इसको पता ही चल गया है तो अब इसके सामने अच्छा बनने का नाटक करने की क्या जरूरत है। निरुपमा आंखें तड़ेरते हुए कहती है, हाँ तो क्या करें? पूरे दिन इनकी जी हुजूरी करते रहे, घर पर बैठ करके अपनी जिंदगी ना जिए। और क्या कमी है इनको? घर में सुबह खाना बना कर गई थी और रख कर भी गई थी इनके लिए। कोई भूखे थोड़ी न मार रहे हैं घर में। भूखे मारने से आपका क्या मतलब है भाभी? घर में आपने माँ को एक कमरे में कैद करके रख दिया है। उनके ही घर में कहीं भी आने जाने से मना कर दिया है। और भैया, आपको शर्म नहीं आई माँ के साथ यह सब करते हुए? आपको दिखाई नहीं देता माँ के पैरों में कितना दर्द हो रहा है? पैर सूजकर लाल हो गए हैं और आप इनके पैरों का इलाज तक नहीं करा रहे। कितना खर्चा आएगा इनके इलाज में जो आप इतना सोच रहे हैं? पूरे 5,000 खर्च हो रहा है इनके इलाज में। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 5,000 माँ के लिए खर्च कर सकूं। वाह भैया वाह, सही कह रहे हो आप। अपने बाहर घूमने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन माँ के इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। आपको याद दिला दूं, बचपन में आपको अपेंडिक्स की शिकायत थी तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी थी,
जिसमें 10,000 खर्च हुए थे। माँ पिताजी ने वह पैसे खर्च करने में एक पल भी नहीं सोचा था। माँ ने अपने सारे बच्चे बचाए पैसे पिताजी को दे दिए कि जाकर बेटी का ऑपरेशन करवा दो, मेरे बेटे को इस दर्द से छुट्टी दिलवा दो। बेचारा दर्द से कराहता रहता है, मुझे देखा नहीं जाता, लेकिन आप सिर्फ 5,000 खर्च करने के लिए आज इतना सोच रहे हैं। रूपाली के मुंह से ऐसा जवाब पाकर बेटा और बहू दिल मिला जाते हैं। बहू कहती है, अगर तुम्हें इलाज कराने का इतना ही शौक है तो तुम्हारी भी तो माँ है, ले जाओ अपने साथ और करा दो इलाज। रूपाली कहती है, मैं तो अपने माँ का इलाज करा ही दूंगी, एक पल भी नहीं सोचूंगी, लेकिन तुम एक चीज का ध्यान रख लो भैया कि माँ का इलाज करने का फर्ज तुम्हारा है, क्योंकि पिताजी की सारी प्रॉपर्टी, पैसे, घर, जमीन सब तुम ले रहे हो, मैं नहीं ले रही हूँ, तो फर्ज भी तुम्हारा बनता है। जिस घर में तुम रह रहे हो यह घर भी पिताजी का बनाया हुआ है, और हर साल जिस जमीन के पैसे तुम लेते हो वह जमीन भी पिताजी का है, और पिताजी के जाने के बाद माँ की सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, क्योंकि माँ पिताजी की पत्नी है, तो उनके सारे संपत्ति में माँ का तुमसे पहले हक है। रूपाली अपने भैया भाभी को सबक सिखाने के लिए धमकी देते हुए कहती है, ठीक है भैया, मैं कल ही अपनी माँ को पास के अस्पताल में पैरों के इलाज करवाने के लिए ले जा रही हूँ। अगर मैं बेटे का फर्ज निभाऊंगी तो आगे आप खुद समझदार हैं, मैं भी फिर जमीन में हिस्सा मांगूंगी। हिस्से की बात सुनकर के बेटा और बहू दोनों ही डर जाते हैं। कहीं ऐसा न हो रूपाली सच में पिताजी की जमीन और घर में हिस्सा मांगने लग जाए। आज के कानून के हिसाब से तो बेटियां भी मायके में अपना हिस्सा ले सकती हैं। इतना कहकर रूपाली अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। माँ, आज तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे पैर में तेल लगा देती हूँ, सिर्फ आज का दर्द और सह लो, कल ही आपको मैं इलाज करवाने के लिए ले चलती हूँ। सुबह होते ही रूपाली अपनी माँ को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर से मिलने के बाद पता चलता है कि माँ के पैरों में गठिया होने के कारण सभी समस्याएं आ रही हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन में जितने भी पैसों का खर्चा आता है सारे पैसे रूपाली खर्च करती है। अपने माँ के खाने के लिए फल और जूस ले आती है। अस्पताल में 2 दिन तक अपने माँ का खूब अच्छी तरह से ख्याल रखती है। इधर बेटा और बहू की रातों की नींद गायब थी। उनके दिल में यह डर बैठ गया था कि कहीं रूपाली सच में अपना हिस्सा न मांगने लगे। अच्छी तरह से सोच विचारने के बाद बेटा और बहू रूपाली के पास अस्पताल में पहुंच जाते हैं। रूपाली, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी माँ के प्रति क्या फर्ज है, मैं उसको पूरा करूंगा। तुम बताओ ऑपरेशन में कितने पैसे खर्च हुए हैं, मैं सारे पैसे तुम्हारे वापस कर दूंगा और माँ की देखरेख भी करूंगा और आगे से उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बहू भी अपने पति की बातों में हाँ मिलाती है। रूपाली मन ही मन मुस्कुराती है कि मेरी धमकी काम कर गई, लेकिन फिर भी वो अपने भाई भाभी की बातों में इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाह रही थी। रूपाली कहते, ठीक है भाई, अब माँ के लिए अब अच्छा करोगे यह तो मुझे समझ में आ गया है, लेकिन घर पहुंचकर मुझे आपसे माँ को लेकर और भी बातें क्लियर करनी है, जिससे उन्हें आगे भविष्य में किसी भी चीज की कमी न हो। रूपाली की बात सुनकर के बेटा और बहू थोड़ी देर तक तो खड़े रह जाते हैं, पता नहीं अब क्या बोलेगी। काफी देर बाद बोलते, ठीक है रूपाली, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करने के लिए तैयार हैं। 4 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद ममता जी अपनी बेटी रूपाली के साथ और बेटे के साथ घर आ जाती है। आसपास मोहल्ले के लोग भी उनको देखने के लिए आते हैं। रूपाली अपने आस पड़ोस की 4 समझदार लोगों को बुलाती है और 4 रिश्तेदारों को बुलाती है और एक प्रस्ताव अपने भैया भाभी के सामने रखती है, जिससे कि उसकी माँ का बुढ़ापा महफूज रहे। रूपाली कहती है, भैया आपको लग रहा होगा कि मैं इस घर में अपना हिस्सा लूंगी, पर मुझे इस घर से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे ऊपर वाले ने पहले से ही बहुत कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि माँ की तकलीफ में आप उसका साथ दें। बुढ़ापे में कुछ दवाइयों की जरूरत होती है, उसमें कमी न होने पाए। उनके हाथ में कुछ रुपए रख दे, जिससे उन्हें यह लगे कि घर में उनका भी कुछ हक है। बहू बेटा उनका ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर साल जब बटाई के पैसे घर में आए तो उसका 25% माँ को देंगे और 75% आप रख लेंगे, जिससे माँ अपनी दवाई का खर्चा चलाती रहेंगे, और अगर जो बच जाएंगे
वो बाद में आपको ही देंगी, लेकर कहाँ जाएंगी? और उनके घर में उन्हें स्वतंत्रता के साथ रहने दिया जाए, क्योंकि उनका जो भी है बाद में सब आपको ही मिलना है, वो ऊपर लेकर नहीं जाएंगी। भरी आंगन में बेटा बहू अपनी बहन रूपाली की बातों को सुन रहे हैं और अब उनके पास उसकी बातों को मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं है, तो वो रूपाली की सारी बातों को मान लेते हैं। ममता जी अब पूरी तरह से खुश हैं। एक तो उनके पैरों का दर्द चला गया है, उन्हें चलने में भी अब परेशानी नहीं होती है, और आज उनकी बेटी ने उनका बुढ़ापा भी महफूज कर दिया है। घर में आए सभी लोग रूपाली के निर्णय की बहुत तारीफ करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं। इस तरह एक बेटी अपनी बूढ़ी माँ का बुढ़ापा महफूज कर देती है और अपने भाई भाभी को दिन में ही तारे दिखा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ये कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।